नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली, टीचर्स फैमिली, शिक्षकों के परिवार जयसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं, आप सभी जानते हैं, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का चैप्टर चल रहा है और ये चैप्टर नंबर 3 में आपका सिद्धांत है। इसके पहले जीन पियाजे जी से संबंधित हम आपके सिद्धांत कर चुके हैं। आज हम थार्नडाइक से संबंधित सिद्धांत कर चुके हैं, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कर चुके हैं और आज की क्लास में हम बीएफ स्किनर की बात करेंगे। थार्नडाइक और आपके जीन पियाजे से संबंधित आपने सिद्धांत नहीं देखा है, उनका निचोड़ नहीं देखा है, तो आई बटन पे यहाँ पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। प्रत्येक क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है। आइए बात करेंगे बीएफ स्किनर के सिद्धांत की, इनके जन्म, इनके निवास स्थान, इनके महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है, इनकी जो महत्वपूर्ण खोज है, इनके महत्वपूर्ण जो बुक्स हैं, सारे डिटेल के साथ बात करने वाले हैं। इसके पहले एक चीज़ और बात करने वाले हैं, अगर आपने टीटी फैमिली को ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पे लाखों शिक्षक के भरोसे पर यह चैनल है। लगभग आपको 2000 से अधिक क्लासेज आपको मिल जाएंगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि राष्ट्र हित में शिक्षक भर्ती में नंबर 1 टीटी फैमिली आपका अपना आवर फैमिली है, टीचर्स फैमिली है। चलिए शुरुआत करते हैं, बीएफ स्किनर की बात करेंगे। बीएफ स्किनर का जो जन्म है वह 20 मार्च 1904 को हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों 18 अगस्त 1990 में इनकी मृत्यु हुई थी। यानी 1904 में जन्म हुआ और 1990 में मृत्यु हुई। लगभग 86 वर्ष के आसपास इनकी जीवन काल था। प्रश्न आता, बीएफ स्किनर कहाँ के निवासी थे? तो बीएफ स्किनर एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इनका सिद्धांत का नाम क्या है? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आपके बीएफ स्किनर हैं। साथ ही साथ हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी आपके बीएफ स्किनर जी हैं। प्रश्न आता है कि बीएफ स्किनर जी किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे? तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। ये भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। आइए इनसे संबंधित प्रयोग की बात करेंगे। आप सभी जानते हैं कि बीएफ स्किनर द्वारा जो प्रयोग किए गए हैं वह पहला प्रयोग है चूहे पर किया गया है और कब किया गया है? 1930 ईस्वी में किया गया था। दूसरा प्रयोग आपके कबूतर पर किया गया, कबूतर पर 1943 में किया गया। आफ्टर 13 वर्ष बाद जो है चूहे के खोज करने के बाद, चूहे पर प्रयोग करने के बाद बीएफ स्किनर ने 13 वर्षों बाद फिर कबूतर पर खोज किया, कबूतर पर प्रयोग किया। ठीक है, तो चूहे और कबूतर पर इनका विथ सन आपको भी याद करना है, क्योंकि अगर टफ कंपटीशन आएगा तो सन भी पूछ लिया जा सकता है। आइए बात करेंगे दोस्तों, बीएफ स्किनर ने सबसे अधिक अनुक्रिया अर्थात रिस्पॉन्स पर जोर दिया। प्रश्न आता है कि बीएफ स्किनर ने सबसे अधिक किस पर रिस्पॉन्स या अनुक्रिया दिया है? तो वह आपका आता है अनुक्रिया पर। ठीक है, बीएफ स्किनर ने सबसे अधिक किस पर जोर दिया है? तो अनुक्रिया, रिस्पॉन्स की बात करते हैं। इसी के साथ ही दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत थार्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है। प्रश्न आ सकता है कि बीएफ स्किनर के अनुबंधन का या बीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत थार्नडाइक के किस सिद्धांत के या थार्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? तो प्रभाव के नियम पर आधारित है। थार्नडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए थे, सभी लोग जानते हैं, प्रभाव के, तत्परता का और परिणाम के नियम की बात करते हैं। इसी के साथ ही अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है, फ्री में नोट्स अगर आपने निःशुल्क प्राप्त नहीं किया है, अवश्य टेलीग्राम ग्रुप से, टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ जाइएगा। अगला क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन बीएफ स्किनर ने कब किया था? 1938 में किया था। यह भी आपको नोट कर लेना है। साथ ही साथ स्किनर के सिद्धांत के अन्य नाम भी है। आप सभी लोग जानते हैं कि स्किनर के सिद्धांत के अन्य नाम है आपके, एक आरएस थ्योरी के नाम से जानी जाती है, एक अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, नैमित्तिक अनुबंधन के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, सक्रिय अनुबंधन के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, कार्यात्मक प्रतिबद्धता के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। मेरे सभी प्यारे प्यारे भाइयों की, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को 101% फतेह करना, सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। तो स्किनर का अगर प्रश्न आता है कि सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, जनक कौन है, तो बीएफ स्किनर करना है। प्रश्न आता है नैमित्तिक अनुबंधन के सिद्धांत के जनक प्रतिपादक कौन है? स्किनर महोदय जी हैं। अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत आता है या आपके कार्यात्मक प्रतिबद्धता के सिद्धांत के प्रतिपादक पूछे जाते हैं, तो भी आपके बीएफ स्किनर है। ठीक है, तो बीएफ स्किनर की क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के ये 5 नाम हैं जो आप लोगों के स्क्रीन पर है।
इसी के साथ ही आपका अगला पॉइंट है बाई जायसवाल सर कि स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत जो होता है, स्किनर आरएस थ्योरी ऑफ लर्निंग जो होती है वह उद्दीपन के स्थान पर अनुक्रिया और पुनर्वलन को महत्व देता है। प्रश्न आता है कि जो स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है वह उद्दीपन के स्थान पर किस पर महत्व देता है, तो अनुक्रिया और पुनर्वलन पर महत्व देता है। इसके साथ ही साथ अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल जैसे भोजन रूपी पुनर्वलन चूहे को लीवर दबाने के लिए प्रेरित करता है एवं पुनर्वलन के फलस्वरूप चूहा लीवर दबाकर भोजन प्राप्त करना सीख जाता है। तो जैसे थांडाइक ने बिल्ली पे पंजा मारा, लीवर उस पर बात की गई से लगभग सेम कंडीशन है। इसीलिए यह सिद्धांत जो है थांडाइक के जो प्रभाव का नियम है उससे संबंधित आपका है। हम आपको बता ही चुके हैं कि प्रभाव के नियम पर यह क्रिया प्रसूत का अनुबंधन का सिद्धांत है। इसके साथ ही हम बात करेंगे पुनर्वलन। पुनर्वलन में क्या होता है ये चीज़ें समझ लेना है। पुनर्वलन आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, ये शब्द को जाना होगा। ऐसी कोई क्रिया जो अनुक्रिया की संख्या में वृद्धि करती है पुनर्वलन कहलाती है। जी हाँ, ऐसी क्रिया जो किसके अनुक्रिया के संख्या में वृद्धि कर देती हो। जी हाँ, ऐसी क्रिया जो अनुक्रिया के संख्या में वृद्धि कर देती हो पुनर्वलन कहलाता है। रीएनफोर्समेंट की बात करते हैं, ठीक है। तो जो स्क्रीन पर आप लोग पिक भी देख रहे हैं, ऐसी अनुक्रिया जो संख्या में आपके वृद्धि कर दे, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि सकारात्मक पुनर्वलन, स्किनर के प्रयोग में चूहा बार बार लीवा दबाने की अनुक्रिया करता है और भोजन प्राप्त कर लेता है। इसे कौन सा पुनर्वलन कहेंगे? इसे सकारात्मक पुनर्वलन कहेंगे, क्योंकि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। कहीं ना कहीं उसको लीवर दबाने के बाद फायदा होता है, उसको भोजन प्राप्त होता है। तो ये कौन सा पुनर्वलन हो जाएगा? सकारात्मक हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल भोजन, उपहार, प्रशंसा, नौकरी, ये सारे सकारात्मक पुनर्वलन कहलाते हैं। दूसरा पुनर्वलन होता है वह होता है नकारात्मक पुनर्वलन। नकारात्मक पुनर्वलन में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं? गर्मी, दंड देना, डांटना, मना करना, विद्युत आघात देना, तेजी से दौड़ना, ये सारे नकारात्मक पुनर्वलन होते हैं, ठीक है। और पुनर्वलन की अगर अनुसूची की बात करें, शेड्यूल की बात करें कि सतत एवं निरंतर पुनर्वलन की जो सूची होती है, अर्थात जितनी बार चूहा लीवर दबाता है उसे उतनी बार प्लेट में भोजन अर्थात पुनर्वलन प्रस्तुत किया जाता है। ये कहलाता सतत या निरंतर पुनर्वलन की बात करेंगे। दूसरा होता है आंशिक पुनर्वलन सूची। जी हाँ साथियों, पार्टियल रेनफोर्समेंट शेड्यूल की बात करते हैं। तो आंशिक पुनर्वलन की सूची में क्या होता है? अनुक्रियाओं को सभी आंशिक या कभी रुकावट के साथ पुनर्वलित किया जाता है। आंशिक पुनर्वलन सीखे हुए व्यवहार को बनाए रखने में अधिक शक्तिशाली होता है। जो हम व्यवहार सीखते हैं उसको बनाए रखने के लिए अधिक शक्तिशाली होता है। इसके साथ ही स्किनर के सिद्धांत के अन्य नाम हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं। इसके साथ हम बात करेंगे क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के महत्व की बात करेंगे, प्रॉफिट की बात करेंगे। जी हाँ, यह जो बीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूत के अनुबंधन का सिद्धांत है, इसका महत्व क्या है ये भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो बालकों के शब्द भंडार में वृद्धि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न आता है कि बालकों में शब्द भंडार के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है अगर बालकों में शब्द का भंडार करना है। दूसरा है शिक्षक इस सिद्धांत के द्वारा सीखे जाने व्यवहार को स्वरूप प्रदान करता है, वह उद्दीपन पर नियंत्रित करके वांछित व्यवहार का सृजन कर सकते हैं। आई होप समझ गए होंगे कि शिक्षक जो होते हैं, आप सभी लोग इस सिद्धांत के द्वारा क्या कर सकते हैं? सीखे जाने व्यवहार को स्वरूप प्रदान करते हैं। जो आप व्यवहार सीखते हैं उसका एक स्वरूप, एक नाम प्रदान करते हैं और वह उद्दीपन पर नियंत्रण करके वांछित व्यवहार का फिर क्या करते हैं? सृजन करते हैं। तीसरा महत्व यह है इस सिद्धांत का कि इस सिद्धांत में सीखी जाने वाली क्रिया को क्या होता है? छोटे छोटे पदों में विभाजित किया जाता है। किसके? छोटे छोटे, जैसे विश्लेषण आपने पढ़ा होगा, संश्लेषण, विश्लेषण, आगमन विधि, निगमन विधि। तो जैसे विश्लेषण में होता है छोटे छोटे पदों में तोड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस सिद्धांत में भी सीखी जाने वाली क्रिया को छोटे छोटे पदों में जो है क्या किया जाता है? विभाजित कर दिया जाता है। और शिक्षा में इस विधि का प्रयोग करके सीखने में गति और सफलता दोनों मिलती है। चौथा महत्व यह है दोस्तों, स्किनर का मत है कि जब भी कार्य में सफलता मिलती है तो संतोष प्राप्त होता है। जब आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, जब आप लोग टीटी एग्जाम को फतेह करते हैं तो आपको संतोष होता है कि हमने मेहनत किया, वो मेहनत हमारा सफल हो गया है।
तो यह संतोष क्रिया को बल प्रदान करता है। आइए बात करते हैं पांचवें महत्व की। पांचवा महत्व है कि इसमें जो है पुनर्बलन रेनफोर्समेंट को बल मिलता है और अधिकाधिक अभ्यास द्वारा क्रिया को भी बल मिलता है। अगला है, यह सिद्धांत जटिल व्यवहार वाले तथा मानसिक रोगियों को वांछित व्यवहार के सीखने में विशेष रूप सहायक होता है। तो किस प्रकार के बच्चों में सहायक होता है? यह सिद्धांत जो होता है जटिल व्यवहार वाले जो मानसिक रोगी होते हैं, इनको क्या है, वांछित व्यवहार को सीखने में विशेष रूप जो है यह सिद्धांत सहायक होता है। इसके साथ साथ ही स्किनर की बुक्स हैं, सभी लोग जानते हैं। द टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग BF स्किनर की बुक है, जो महत्वपूर्ण बुक है, अक्सर पूछी जाती है। तो स्किनर की बुक कौन कौन से? द टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग हो गई, दूसरी जो बुक है वर्बल बिहेवियर हो गई, तीसरी जो बुक है साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर हो गई, चौथी बुक से इनको साइकोलॉजी क्लासिक्स। तो ये 5 महत्वपूर्ण बुक्स हैं। अगर पूछा जाता है कि इनके ये किसकी बुक है, किस मनोवैज्ञानिक की बुक है, साइकोलॉजी ऑफ क्लासिक्स, साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर, वर्बल बिहेवियर, द टीचिंग ऑफ द टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग, तो स्किनर BF स्किनर की ये बुक्स हैं, नोट कर लेना है। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो कमेंट कर देना है। शिक्षक भर्ती के नंबर 1 परिवार पे हैं आप लोग, ये आपको एक खुशी होनी चाहिए, आपके अंदर स्व मोटिवेशन होना चाहिए, एक अभिप्रेरणा होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आइए अब इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात कर लेते हैं। तो BF स्किनर के सिद्धांत के आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। BF स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी बाय जायसवाल सर। आइए बात करते हैं, पहले प्रश्न की बात कर लेते हैं जो आप लोगों के स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि BF स्किनर किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक थे? कार्यात्मक मनोवैज्ञानिक थे, संज्ञानात्मक थे, प्रयोगात्मक थे या व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे? तो BF स्किनर जो है किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक थे? आपके एक व्यवहारवादी, आपके बिहेवियरिस्ट की बात करेंगे। द बिहेवियर ऑफ लर्निंग की बुक किसकी है? तो सभी लोग जानते हैं BF स्किनर इनकी बुक ही है। तो व्यवहारवादी एक मनोवैज्ञानिक थे। दूसरा प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर पूछा जा रहा है कि भोजन खालिस्तान रेनफोर्सर के लिए, क्योंकि पैसा रेनफोर्सर के लिए है। अब यहाँ पे सकारात्मक नकारात्मक होगा, नकारात्मक सकारात्मक होगा, यानी निगेटिव पॉजिटिव होगा, प्राथमिक गौड़ होगा, प्राइमरी सेकेंडरी होगा या सेकेंडरी प्राइमरी होगा, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो भोजन जो होता है प्राथमिक रेनफोर्स के लिए है, क्योंकि पैसा जो होता है वह गौड़ रेनफोर्स के लिए होता है। अर्थात भोजन जो होता है प्राइमरी रेनफोर्सर के लिए होता है, क्योंकि पैसा जो होता है वह सेकेंडरी रेनफोर्सर के लिए होता है। तो प्राइमरी में आपका भोजन आता है, सेकेंडरी में आपका पैसा आता है, ये आपको ध्यान देना है। प्राथमिक में भोजन और गौण जो होता है, सेकेंडरी जो होता है वह किस में आता है? पैसा में। ये चीजें आपको नोट कर लेना है। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। सुदृढ़ीकरण के 2 व्यापक प्रकार के कार्यक्रम कौन कौन से हैं? निरंतर और रुक रुक कर, स्थिर और यादृच्छिक, प्राथमिक और माध्यमिक या निहित और स्पष्ट होता है। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे मित्र, मेरे शिक्षक बंधु, भाई बहन, सभी कमेंट कीजिएगा। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। तो साथियों, सुदृढ़ीकरण के 2 व्यापक प्रकार के कार्यक्रम जो होते हैं वह कौन कौन से कहलाते हैं? तो ये पहला कार्यक्रम जो होता है वह निरंतर होता है और दूसरा होता है रुक रुक कर। निरंतर और रुक रुक कर, ये दोनों व्यापक प्रकार के कार्यक्रम हैं। अकॉर्डिंग टू सुदृढ़ीकरण की बात करेंगे, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ ही हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शिक्षण रणनीति स्किनर द्वारा अपने बॉक्स प्रयोग के लिए नियोजित विधि नहीं थी? नेगेटिव प्रश्न है, तो ये आपको समझ लेना। नकारात्मक सजा नियोजित विधि नहीं थी, सकारात्मक सजा नियोजित विधि नहीं थी, सकारात्मक सुदृढ़ीकरण या फ्लेक्सिबो। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जिस शिक्षण रणनीति में स्किनर द्वारा अपने बॉक्स प्रयोग के लिए नियोजित विधि थी वह होगा, एक नकारात्मक सजा थी, सकारात्मक सजा दोनों थी और सकारात्मक सुदृढ़ीकरण थी। लेकिन जो आपका एक फ्लेक्सिबो है, एक इन तीनों ऑप्शन से आपको एक अलग डिफरेंट ऑप्शन भी दिख रहा है। तो जो फ्लेक्सिबो है, यह शिक्षण रणनीति जो है स्किनर द्वारा अपने बॉक्स प्रयोग के लिए नियोजित विधि नहीं थी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हमारा 4th ऑप्शन यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ ही आपका अगला प्रश्न है कि अनुबंधित तथा अनअनुबंधित उद्दीपक एक साथ
किस में दिए जाते हैं? क्रिया प्रसूत अनुबंध में दिए जाते हैं, सहकालिक में दिए जाते हैं, ऐच्छिक अनुबंध में दिए जाते हैं या इन सभी में दिए जाते हैं? देखिए, अनुबंधित तथा अनअनुबंधित उद्दीपक जो होते हैं एक साथ किस में दिए जाते हैं? सहकालिक अनुबंध में दिए जाते हैं। एक साथ मतलब सह, दोनों की सह से एक साथ सह, दोनों चीजें एक सेम है। जब हम समझ लेते हैं तो उत्तर को, प्रश्न के उत्तर को समझना, आंसर को सही सटीक आंसर देना हम समझ जाते हैं। या आप लोग के अनुभव से आएगा, जब बार बार ये सारी चीजें करेंगे तो आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन व्यक्ति के किस व्यवहार को स्पष्ट करता है? मानसिक व्यवहार को, शारीरिक व्यवहार को, ऐच्छिक व्यवहार को या सामाजिक व्यवहार को? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन जो होता है व्यक्ति के किस व्यवहार को स्पष्ट करता है? ये व्यक्ति के इलेक्टिव अर्थात ऐच्छिक व्यवहार को स्पष्ट करता है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है, भोजन, पैसा, प्रशंसा आदि ये सारी क्या चीजें होती हैं? सामाजिक पुनर्बलन होता है, धनात्मक पुनर्बलन होता है, ऋणात्मक पुनर्बलन होता है या क्रियात्मक पुनर्बलक होता है? सभी लोग बताइए कौन सा पुनर्बलक होता है? तो भोजन, पैसा, प्रशंसा ये सारी चीजें धनात्मक पुनर्बलक होती हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए, भोजन मिल रहा है तो हमें संतोष होता है, पैसा आज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बन चुका है, अगर हम प्रशंसा है, ये तीनों चीजें जिसके पास हैं तो सभी लोग समझ सकते हैं, वो समझ सकता है कि भाई मेरे पास सब कुछ है, भोजन भी है, पैसा भी है और प्रशंसा मतलब उसके चेहरे पे खुशी भी है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, ये धनात्मक पुनर्बलक कहला जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि कौन से पुनर्बलक जो होते हैं प्राणी को पलायन तथा परिहार की अनुक्रिया सिखाते हैं? ऐसे पुनर्बलक जो प्राणी व्यक्ति को पलायन तथा परिहार की अनुक्रिया सिखाते हैं, क्या वह पुनर्बलक धनात्मक है, ऋणात्मक है, क्रियात्मक है या पलायनी पुनर्बलक हो जाएंगे? देखिए, पलायन शब्द दे दिया गया तो आप पलायनी पे नहीं जाना है। ठीक है, कुछ चीजें समझ लेना है। तो ऐसी पुनर्बलक जो प्राणी को पलायन तथा परिहार की अनुक्रिया सिखाते हैं वह ऋणात्मक होता है। आपको कहीं किसी जगह से भागना पड़े, आपको किसी जगह से जाना पड़े, ठीक है, परिहार की अनुक्रिया हो तो ऐसा पुनर्बलक आपको ऋणात्मक नेगेटिव कहला जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की कि अंग्रेजी पाठ सीखने का गणित सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो उसे क्या कहा जाता है? मतलब अगर आप अंग्रेजी का पाठ सीखते हैं और जो पहले से गणित का पाठ बनता है वह आपको अंग्रेजी का पाठ प्रभावित नहीं करता है, गणित का बन ही रहा है, साथ ही जब अंग्रेजी का सीखते हैं अंग्रेजी का भी बनने लगता है, मतलब पिछड़ा पढ़ा हुआ आपका आगे का पढ़ा हुआ अगर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो उसे क्या कहा जाता है? आपके अनुकूल अंतरण, प्रतिकूल अंतरण, शून्य अंतरण या धनात्मक अंतरण? देखिए कौन सा ट्रांसफर कहा जाएगा। तो जब आपका कोई प्रभाव ही नहीं हो रहा, ना धनात्मक हो रहा, ना ऋणात्मक हो रहा, ना बढ़ रहा, ना घट रहा, जब कोई प्रभाव नहीं होता तो वह कहलाता शून्य अंतरण, जीरो ट्रांसफर होता है। ना आपके अकाउंट में पैसा आ रहा, ना आपके अकाउंट से पैसा जा रहा, तो ये क्या कहलाएगा? जीरो ट्रांसफर कहलाएगा, तो शून्य अंतरण कहला जाएगा। सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संस्कृत सीखने के बाद हिंदी सीखना सरल हो जाता है तो यह किस अधिगम की श्रेणी में आता है? अब देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर संस्कृत सीख लेता है तो हिंदी सीखना सरल क्यों हो जाता है? क्योंकि उसकी काफ़ी सारी चीज़ें मिलती, चाहे व्याकरण हो, ठीक है, चाहे उनके संबंधित हो। अगर व्याकरण मिल रहा है तो हमें पता है जो संस्कृत सीख जाएगा वो हिंदी भी सीखना सरल आसान हो जाता है। इसका रीजन क्या है? ये कौन से अधिगम की श्रेणी में आता है? एक पॉजिटिव ट्रांसफर में आएगा या सब्सिडरी सहायक अंतरण में आ जाएगा या कंप्लीमेंट्री में आ जाएगा, पूरक अंतरण में, या ऑल ऑफ द अबव या उपरोक्त सभी की बात करेंगे। देखिए साथियों, कोई भी सब्जेक्ट सीखने के बाद चाहे यहाँ पे संस्कृत ही क्यों ना दिया जाए तो संस्कृत सीखने के बाद हिंदी सीखना सरल हो जाता है। ये किस विधि पर आएंगे? धनात्मक अंतरण हो जाएगा, क्योंकि हमारा सहायक हो रहा है। पुरानी चीज पढ़ने से, अगर आपने डीएड बीएड में जो चीज पढ़ा होगा आज आपको टीटी एग्जाम को फतेह करने में, टीटी एग्जाम में सिलेक्शन पाने में वो काम आ रहा है, तो ये कौन सा पॉजिटिव ट्रांसफर कहला जाएगा? धनात्मक अंतरण कहला जाएगा। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसी के साथ ही हम बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यह है कि वह अधिगम जो व्यवहार के प्रभाव का परिणाम होता है क्या कहलाता है? ऐसा अधिगम बताना है जो व्यवहार के प्रभाव का परिणाम होता है, जो आपका व्यवहार है उसके प्रभाव के द्वारा जो परिणाम होता है वह क्या कहलाता है? वह क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहलाता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ ही आपका अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि स्किनर के अनुसार जो है भाषा परिवेश में सीखी जाती है,
भाषा अंतः क्रिया से सीखी जाती है, भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, या भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। तो हम सभी जानते हैं स्किनर के अकॉर्डिंग जो परिभाषा है कि भाषा किसके द्वारा सीखी जाती है, भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। यदि हम बार बार अर्थात हर बार वांछित प्रक्रिया को सुदृढ़ करते हैं, इसका उपयोग कर रहे हैं, निरंतर सुदृढ़ीकरण का उपयोग कर रहे हैं, वृद्धिशील सुदृढ़ीकरण का, अंतरायिक या आकस्मिक सुदृढ़ीकरण का उपयोग कर रहे हैं। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता है, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, कि यदि हम हर बार बार वांछित प्रक्रिया को सुदृढ़ करते हैं, मजबूत करते हैं, तो ये कौन सी प्रक्रिया कहला जाती है? निरंतर सुदृढ़ीकरण कहला जाती है, लगातार सुधारात्मक कहला जाता है। जब हम डेली क्लास अटेंड करते हैं तो आपके प्रिपरेशन के साथ साथ आपके नॉलेज में क्या होता है? एडिशन होता है, प्लस होता जाता है, धनात्मक होता जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सकारात्मक सजा खाली स्थान व्यवहार और नकारात्मक सजा खाली स्थान व्यवहार है। देखिए, जो सकारात्मक सजा होती है, नकारात्मक सजा, ये दोनों का व्यवहार पूछा जा रहा है। तो हम सभी लोग जानते हैं जो सकारात्मक सजा होती है वह कमजोर करता है, लेकिन जो नकारात्मक सजा होती है वह आपको कमजोर करता है। क्या आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? सकारात्मक सजा जो होती है कमजोर करती है, या नकारात्मक सजा, ठीक है, कमजोर व्यवहार, कौन सा होगा? ये आपको कमेंट करके बताना, फीडबैक करके बताना है कि कौन सा कमजोर होगा, कौन सा मजबूत होगा, या कौन सा सही होगा, या कौन सा गलत होगा। ये आपको कमेंट करके फीडबैक करके बताना है इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। ठीक है। साथ ही साथ अंतिम प्रश्न कर लेते हैं कि संचालक कंडीशनिंग प्रक्रिया में शुद्धिकरण की भूमिका कैसी होती है? तो संचालक कंडीशनिंग की प्रक्रिया में शुद्धिकरण की जो भूमिका होती है वह आश्चर्यजनक रूप से महत्वपूर्ण होती है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोस्तों बीएफ स्किनर के सिद्धांत से संबंधित आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न कर लिया, बीएफ स्किनर का पूरा सिद्धांत का पूरा निचोड़ कर लिया। आई होप अगर इससे संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे 101% जो है A to Z बिल्कुल बनेंगे। किसी भी प्रश्न पर डाउट है, किसी भी टॉपिक पर डाउट है, नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर कीजिएगा। सारे डाउट आपके अगली क्लास में क्लियर हो जाएंगे। मैं आपके साथ जायसवाल सर आपके क्लास पर मिलता हूँ, आपकी अगली वीडियो पर, अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।